गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का लेसन 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर एंड इम्पीरियल एम्पायर विजयनगर पढ़ेंगे। इसका भाग 1 आज हम करेंगे। बेटा, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य रहा। इसका कालखंड 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच रहा। इसमें जो आज हम सब टॉपिक लेंगे उसमें सबसे पहले है विजयनगर की भौगोलिक स्थिति। बेटा, विजयनगर को हम्पी भी कहा जाता है। यहाँ की मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर इस शहर का नाम हम्पी पड़ा। विजयनगर शहर तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के समीप बसा हुआ है। तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड भी है। इसके अलावा जो है ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ, विजयनगर शहर के चारों ओर ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ हैं। ग्रेनाइट की पहाड़ियों से यह घिरा हुआ है और इस प्रकार एक करधनी की भांति दिखाई पड़ता है। करधनी एक प्रकार का आभूषण होता है जो स्त्रियां अपने कमर में पहनती हैं। तो इस तरह ग्रेनाइट की पहाड़ियों से घिरा हुआ यह शहर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और ग्रेनाइट की पहाड़ियों से जल धाराएं निकलती हैं जो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी में जाकर मिलते हैं। तो ये बेटा इसकी भौगोलिक स्थिति थी। दूसरा सब टॉपिक हम लेंगे स्रोत, यानी विजयनगर के बारे में जानकारी के स्रोत, सोर्सेस में सबसे पहले हम लेंगे इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख। किसी भी कठोर सतह, धातु की सतह, चट्टानों, पत्थरों पर खुदे हुए उत्कीर्ण किए हुए लेखों को हम अभिलेख कहते हैं। तो राजाओं ने जो हैं वो अभिलेख खुदवाए, उनसे हमें विजयनगर की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, यात्रियों के विवरण, यात्रा वृतांत। जो विदेशी यात्री विजयनगर आए उन्होंने अपने यात्रा वृतांत छोड़े। उन यात्रियों में सबसे प्रमुख थे डोमिंगो पेस, जो एक पुर्तगाली लेखक और व्यापारी थे। दुआर्ते बारबोसा, वो भी एक पुर्तगाली लेखक और अन्वेषक थे। उसके अलावा जो है अब्दुल रज़ाक, जो फारस के राजा के दूत थे। अगला जो सोर्स है हमारे पास वो है साहित्य। विजयनगर का साहित्य बहुत ही समृद्ध रहा। अनेक भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए। संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे गए और कन्नड़ भाषा का तो इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट सोर्स है भग्नावशेष, मॉन्यूमेंट्स। जो हमें इमारतों के जो अवशेष मिले हैं उनसे भी हमें विजयनगर की जानकारी प्राप्त हुई। तो ये हमने सोर्सेस पढ़े। नेक्स्ट है हम्पी की खोज। जैसा कि आपको बताया कि विजयनगर को हम्पी भी कहा जाता है। सन 1800 ईस्वी में कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा हम्पी के भग्नावशेष प्रकाश में लाए गए। उन्होंने हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र बनाया। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अभियंता, इंजीनियर की पोस्ट पे थे और वे एक मानचित्रकार और पुरातत्वविद भी थे। उन्होंने पंपा देवी मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों से बातचीत की और उनसे भी विजयनगर की जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा जो इतिहासकार थे उन्होंने अनेक भाषाओं के जो ग्रंथ थे, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ भाषा के जो ग्रंथ थे उनसे भी जो है विजयनगर की जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा जो यात्रा वृतांत इन यात्रियों ने, जो विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा वृतांत छोड़े, उनसे भी जो है इतिहासकारों ने विजयनगर की जानकारी प्राप्त की। उसके अलावा 1856 में जो इतिहासकारों ने, जो चित्रकार थे, उनसे भी वहाँ के भवनों के चित्र एकत्रित किए। नेक्स्ट बेटा, हम जो सब टॉपिक लेंगे वो है राय। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी सबसे पहले 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की और संगम वंश की स्थापना की। विजयनगर के शासक स्वयं को
राय कहते थे। विजयनगर के जो शासक थे, राय थे, उनके अपने पड़ोसी राज्यों के साथ जो है कुछ कड़वे और कुछ मीठे दोनों प्रकार के संबंध थे। जो विजयनगर के शासक थे, उनके जो पड़ोसी राज्य थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, उनके साथ उनके जो है कई बार एक रायचूर दोआब का क्षेत्र था, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में तिकोना क्षेत्र था, जिसे रायचूर दोआब का क्षेत्र कहा जाता था। उस क्षेत्र पर अधिकार को लेकर उन दोनों में विजयनगर साम्राज्य और पड़ोसी राज्यों के बीच में, जिन्हें बहमनी राज्य भी कहा जाता था, जो है वो संघर्ष होते रहते थे। वैसे ये आपस में एक दूसरे की मदद भी करते थे, तो इसीलिए कहा जाता है कि इनके कुछ कड़वे और कुछ मीठे दोनों प्रकार के संबंध थे। तो विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहते थे, जैसे कृष्णदेव राय, सदाशिव राय, ये अपने नाम के साथ राय शब्द लगाते थे। उसके बाद नेक्स्ट सब टॉपिक है नायक। नायक कौन थे बेटा? नायक सेना के प्रमुख होते थे। ये इनके पास बड़े बड़े किले थे, इनका किलों पर इनका नियंत्रण था। उसके अलावा इनके सशस्त्र समर्थक थे, इनके पास सेना की टुकड़ियां होती थी और ये उपजाऊ भूमि की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ये तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे युद्ध के समय, क्योंकि इनके पास सैनिक टुकड़ियां होती थी, सशस्त्र समर्थक थे, इसीलिए ये युद्ध के समय शासकों को जो है अपनी सैनिक शक्ति प्रदान किया करते थे, उनकी मदद किया करते थे। उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे अमरनायक। अमरनायक कौन थे? अमरनायक विजयनगर के सैनिक कमांडरों को अमरनायक कहा जाता था। बेटा ये लोग सैनिक कमांडर होते थे। प्रशासन की ओर से, राज्य की ओर से इन्हें कुछ राज्य क्षेत्र, कुछ भू क्षेत्र दे दिए जाते थे। इनका कार्य क्या था? इन भू क्षेत्र से जो शिल्पकर्मी थे, व्यापारी, किसानों, इनसे ये राजस्व कर वसूला करते थे। उस कर का एक भाग, ये कुछ भाग अपने पर्सनल, अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख लेते थे, अपने हाथियों घोड़ों के रख रखाव के लिए, अपनी सेना के लिए जो है वे रख लेते थे, और उसका कुछ भाग जो है वो एक भाग राजा को दे दिया करते थे। युद्ध के समय ये राजा को जो है सैनिक शक्ति प्रदान करते थे। उसके अलावा जो है, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली थे, तो शासक जो राय थे वो इनका जो है समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते रहते थे कि कहीं ये अधिक शक्तिशाली ना हो जाएं, एक जगह पर रहकर ये अधिक शक्तिशाली ना हो जाएं और अपना एक अलग गुट न बना लें, अपना एक स्वतंत्र राज्य न स्थापित कर लें। तो बेटा हमने देखा कि जो अमरनायक, जो सैनिक कमांडर थे, उनके क्या कार्य थे और उनकी क्या शक्तियां थी। बेटे 17वीं शताब्दी में तो कुछ सैनिक कमांडर जो है अमरनायक इतने शक्तिशाली हो गए, उन्होंने स्वतंत्र राज्य स्थापित भी कर लिए थे। जो ये राजस्व वसूलते थे, कर वसूलते थे, वह जो है मंदिरों के निर्माण के भी कार्य आता था और सिंचाई के साधनों के लिए भी काम में लाया जाता था। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे शासकीय वंश। शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम शासकीय वंशों के बारे में पढ़ेंगे। बेटा विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने 300 वर्षों तक शासन किया। ये 4 वंश कौन कौन से थे? सबसे पहला वंश है संगम वंश। 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने संगम वंश की स्थापना की। उसके बाद 1485 में सुलभ वंश आया। सुलभ वंश में सैनिक कमांडर थे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कुछ सैनिक कमांडर जो अमरनायक थे, वे इतनी शक्तिशाली हो जाते थे कि वे जो है अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। वे सुलभ वंश के थे। तीसरा वंश था बेटा तुलुव वंश। इसकी स्थापना 1503 में की गई। बेटे इसी तुलुव वंश के तीसरे शक्तिशाली शासक हुए, जिन्हें कि विजयनगर का सबसे महानतम शासक भी कहा जाता है। वे थे राजा कृष्णदेव राय, जो कि तुलुव वंश से वे बेटा 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आ जाता है कि राजा कृष्णदेव राय, MCQ में आ जाता है कि राजा कृष्णदेव राय कौन से वंश से संबंधित थे।
नेक्स्ट जो है वो है अराविदु वंश। तुलु वंश के बाद जो है जो नेक्स्ट लास्ट वंश आया अराविदु वंश, और जो है अराविदु वंश तुलु वंश के जो अंतिम शासक थे सदाशिव राय, उनको गद्दी से हटाकर अराविदु वंश की स्थापना हुई। तो ये 4 वंश जो है हमने विजयनगर के पढ़े, जिन्होंने की 300 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद जो है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हम करेंगे कृष्णदेव राय, विजयनगर का चरमोत्कर्ष। बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया, तुलु वंश के जो तीसरे महानतम शासक हुए राजा कृष्णदेव राय, जिनके शासनकाल में विजयनगर अपने चरम उत्कर्ष पर, विकास के चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। उन्होंने 1509 से 1529 तक अपनी मृत्यु तक विजयनगर पर शासन किया। उनकी उपलब्धियां के बारे में हम पढ़ेंगे। उन्होंने अपने शासनकाल में विजयनगर का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया। दूसरा, उन्होंने 1512 में रायचूर दोआब के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। ये वही रायचूर दोआब का क्षेत्र है बेटा, ये बार बार आ रहा है कि ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का एक तिकोना क्षेत्र था जो बहुत ही अत्यधिक उपजाऊ था, और इसको हासिल करने के लिए हमेशा विजयनगर और बहमनी राज्यों के, पड़ोसी राज्यों के बीच में संघर्ष रहता था। तो 1512 में इस रायचूर दोआब के क्षेत्र को भी राजा कृष्णदेव राय ने जीत लिया। उसके बाद 1514 में उन्होंने कृष्णदेव राय जी ने उड़ीसा के शासकों का दमन किया। उसके बाद 1520 में बीजापुर के सुल्तान को भी इन्होंने पराजित किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकांशतः विजयनगर साम्राज्य जो है वो युद्धों में, संघर्षों में लिप्त रहा, लेकिन उनकी राजा कृष्णदेव राय की नीतियों के कारण हमेशा वहाँ अतुलनीय शांति और समृद्धि और खुशहाली बनी रही। उसके अलावा उन्होंने स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी बहुत योगदान दिया। राजा कृष्णदेव राय जी ने उन्होंने भव्य मंदिरों का निर्माण कराया तथा गोपुरम बनाने का श्रेय भी राजा कृष्णदेव राय को जाता है। गोपुरम बेटा क्या होते थे? गोपुरम जो हैं वो मंदिरों के जो हैं भव्य ऊंचे ऊंचे प्रवेश द्वार होते थे, जिन्हें अलंकृत किया जाता था। दूर से ही गोपुरम को देखकर पता लग जाता था कि जो है वहाँ पर मंदिर है। उसके अलावा उन्होंने विजयनगर के समीप ही एक उपनगर की स्थापना की, जिसे नगलपुरम कहा जाता है। अपनी माता के नाम पर उन्होंने उपनगर की स्थापना की, जिसे नगलपुरम नाम दिया गया। उसके अलावा उनके शासनकाल में अनेक भाषाओं में समृद्ध साहित्य की रचना हुई। संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, तमिल आदि भाषाओं में अनेक ग्रंथ लिखे गए। उन्होंने स्वयं राजा कृष्णदेव राय जी ने तेलुगु भाषा में अमुक्त मल्यद नामक एक कृति लिखी, एक पुस्तक लिखी, जिसमें कि उन्होंने अपने राज्य के राजनीतिक पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा, चाहे वो स्थापत्य कला का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य और संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो। 1509 से 1529 तक विजयनगर साम्राज्य पर राजा कृष्णदेव राय ने शासन किया। 1529 में उनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे साम्राज्य का पतन होने लगा, जिसके निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण, राजनीतिक, उनकी मृत्यु के बाद राजनीतिक ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा, राज सिंहासन के लिए संघर्ष उत्पन्न होने लगा, राज दरबार षड्यंत्रों का अड्डा बन गया। ऐसे में साम्राज्य का पतन होना निश्चित ही था। तीसरा कारण था कृष्णदेव राय के कमजोर उत्तराधिकारी। बेटे, राजा कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। हर क्षेत्र में उसने प्रगति की, लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी थे सदाशिव राय आदि, वे बहुत ही निर्बल थे, कमज़ोर थे, अपने मंत्रियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए। ऐसे में साम्राज्य का पतन होना निश्चित ही था। धीरे धीरे साम्राज्य क्षीण होता चला गया, कमज़ोर होता चला गया। अगला कारण है नायकों और प्रांतपतियों की महत्वाकांक्षाएं। बेटे, जो नायक
और जो अमर नायक थे वे शक्तिशाली थे, उनके पास सैनिक शक्ति थी। तो राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने अलग गुट बनाने शुरू किए और अपने स्वतंत्र राज्य बना लिए, क्योंकि राज्य का उनके ऊपर नियंत्रण कम होता चला गया। नेक्स्ट कारण है बहमनी राज्यों से संघर्ष। बेटा हमने पहले भी पढ़ा था कि जो पड़ोसी बहमनी राज्य थे उनके साथ विजयनगर का रायचूर दोआब के क्षेत्र पर अधिकार को लेके हमेशा संघर्ष चलता रहता था। बार बार संघर्ष होने के कारण भी राज्य की शक्ति कम होती चली गई। नेक्स्ट, पड़ोसी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। बेटा सदाशिव राय के समय जो उसका प्रधानमंत्री राम राय था, सारी शक्ति राज्य की राम राय के हाथों में आ गई। राम राय विजयनगर की प्रगति के लिए कई नीतियां, कई उपाय करता रहता था। उसकी एक नीति थी कि पड़ोसी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। यह नीति उन पड़ोसी मुस्लिम राज्यों को पसंद नहीं आई। उन्होंने उन 4 राज्यों ने अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा, इन 4 राज्यों ने विजयनगर के विरुद्ध एक अपना गठबंधन बना लिया। तालीकोटा का युद्ध 1565 में इन चारों राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर पर हमला बोल दिया। विजयनगर और इनकी संयुक्त, चारों राज्यों की संयुक्त सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर की बुरी तरीके से हार हो गई। प्रधानमंत्री राम राय इस युद्ध में मारा गया। विजयनगर को बुरी तरीके से लूटा गया, तहस नहस कर दिया और एक गौरवशाली साम्राज्य का अंत हो गया। बेटे इस युद्ध को, तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह युद्ध जो है 2 गांव, राक्षसी और तांगड़ी नाम के 2 गांवों के बीच में हुआ। तो इसे तालीकोटा का युद्ध भी और राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तो बेटे ये कुछ कारण थे जिनके कारण जो है विजयनगर जैसे गौरवशाली साम्राज्य का पतन हो गया, गौरवशाली साम्राज्य नष्ट हो गया। बेटा उसके पश्चात सदाशिव राय को गद्दी से उतार दिया गया और अराविदु वंश की स्थापना हुई। लेकिन जो गौरव, जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा राजा कृष्णदेव राय ने स्थापित की थी, वो अराविदु वंश के शासक स्थापित नहीं कर पाए और विजयनगर साम्राज्य जो है का अंत हो गया। अब आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, अमर नायक कौन थे? विजयनगर के प्रशासन में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपने अमर नायकों के बारे में लिखना है कि वो विजयनगर के सैनिक कमांडर थे और राय की तरफ से उन्हें भू क्षेत्र, प्रशासन की तरफ से जो है भू क्षेत्र दिए जाते थे और जिनमें वे शिल्पकर्मियों, किसानों और व्यापारियों से कर वसूला करते थे और उनके आगे कार्यों का वर्णन करना है। उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन, कॉलिन मैकेंजी कौन थे? भारतीय इतिहास लेखन में उनका क्या योगदान था? और आपने कॉलिन मैकेंजी के बारे में लिखना है, उनके योगदान के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कृष्णदेव राय जी को विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कहना उचित होगा? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसमें आपने कृष्णदेव राय जी की उपलब्धियों के बारे में आपने लिखना है। कम से कम इसमें 8 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर साम्राज्य के पतन के या विनाश के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालिए। उनमें आपने विजयनगर साम्राज्य किस प्रकार जो है नष्ट हो गया, उसका पतन हो गया, उसके कारण लिखना है। उसके बाद बेटा एक बात और कहनी है कि जो बच्चे इस टॉपिक पर, विजयनगर साम्राज्य पर अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वे जो है आज जो हमने टॉपिक्स और सब टॉपिक्स लिए हैं उनको जो है अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज हमने बेटा विजयनगर साम्राज्य का भाग 1 पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम विजयनगर साम्राज्य भाग 2 पढ़ेंगे। आशा है आप सबको जो है आज के टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।